प्यारे बच्चों, वेलकम अगेन टू फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट। बच्चों, कल मैंने आपको एक वीडियो भेजा था जिसमें हम लोगों ने एलन मेजर टेस्ट नंबर 9 का सॉल्यूशन सीखा था। वहां पर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक का सॉल्यूशन बताया था। आज बच्चों उससे आगे बढ़ेंगे और उसके आगे के सॉल्यूशंस को हम लोग देखेंगे। ओके, चलिए आज का हम लोगों का कंटिन्यू होगा क्वेश्चन नंबर 21 से। ओके, इसमें कहा गया है कि ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज इज साउंडेड ऑन ये रेजोनेंस ट्यूब। ओके, हमसे कहा गया है फर्स्ट एंड सेकंड रेजोनेंस आर ऑब्टेन्ड एट 17 सेंटीमीटर एंड 52 सेंटीमीटर। बहुत अच्छी बात है। कहा गया वेलोसिटी ऑफ साउंड। बेटा, रेजोनेंस ट्यूब का जो एक्सपेरिमेंट होता है वो बेसिकली साउंड की वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए होता है। यहाँ वेलोसिटी ऑफ साउंड इक्वल टू हमें पता है एफ लैम्डा होता है। इसमें बच्चों रेजोनेंस की कंडीशन में ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी जो रेजोनेंस ट्यूब के अंदर एक एयर कॉलम बनता है उसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी को मैच कर जाता है। ठीक है, उसी को रेजोनेंस का केस कहते हैं। और इस एफ की वैल्यू को, चलो ये ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाता है। यहाँ लैम्डा जब हम एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं तो आता है 2 टाइम्स ऑफ L2 माइनस L1। तो यहाँ पर बच्चों ये बन जाता है 2 टाइम्स ऑफ एफ, ये हमारे पास हो गया L2 माइनस ऑफ L1। L1 is the column of is the length of air column in the case of first resonance and L2 is the length of air column in the case of second resonance। सारी चीजें आपको दी गई हैं। 2 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहाँ फ्रीक्वेंसी मैचिंग कंडीशन में ट्यूनिंग फॉर्क के फ्रीक्वेंसी को मैच कर रहा होगा। यहाँ पर बच्चों ये हो गया 500। L2 in the sense 52 सेंटीमीटर एंड L1 इन दी सेंस 17 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बनाने के लिए 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, यहां पर बच्चों ये दो जीरो यहां को कैंसिल कर देगा, यहां पर आ गया 10 और यहां पर आ गया बच्चों 35। इन दोनों को माइनस करेंगे 35 आ जाएगा और इस तरह से जो हमारा आंसर आ जाएगा 350, ये हो जाएगा 350 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम ऑप्शन वाइज जाएं तो ऑप्शन जो यहाँ के लिए करेक्ट होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन 2। ओके, ठीक है बेटा, बहुत आसान सवाल, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, यहां पर बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है एन अनस्टेबल न्यूक्लियस, जो कि यूरेनियम का दिया है 92 यूरेनियम 236 often decays in accordance with the following reaction। यहाँ आप देख सकते हैं यूरेनियम यहाँ ज़ेनान में स्ट्रांसियम में टूटा हुआ है, यहाँ इसका फ्यूजन हुआ है और साथ में कुछ और निकल रहा होगा, प्लस करके छोड़ दिया गया, प्लस अदर पार्टिकल्स। हमसे कहा गया है द न्यूक्लियर रिएक्शन प्रेजेंटेड अबव द अदर पार्टिकल में बी। बच्चों यहाँ के अंदर आप देख सकते हो न्यूक्लियर रिएक्शन ऐसे दिखा है 92 यूरेनियम 236। दिस इज स्प्लिटेड इनटू 2 न्यूक्लियाई। फर्स्ट वन इज हियर 90 माफ करिएगा 54 यक्सी 140 प्लस दूसरा पार्ट यहाँ के अंदर स्ट्रांसियम है। ये बेटा हमारे पास है 38 स्ट्रांसियम 94 और यहाँ पर इसके साथ कुछ और निकल रहा है, अदर पार्टिकल भी यहाँ निकल रहे हैं। तो अदर पार्टिकल यहाँ के अंदर क्या होंगे, अपने आप में यहाँ एक क्वेश्चन मार्क है। तो देखो पहले हम नंबर ऑफ प्रोटॉन कंजर्व करा के देखें। इधर देखें नंबर ऑफ प्रोटॉन ए एटॉमिक नंबर के बराबर होगा 92 है। इधर नंबर ऑफ प्रोटॉन को आप जोड़ोगे तो 54 और 38, इन दोनों को ऐड करके देखो ये भी 92 ही मिल रहा है। मतलब जो पार्टिकल यहाँ निकला होगा उसमें प्रोटॉन इन्वॉल्व नहीं होगा। तो 2 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन ये सब नहीं हो सकता। यहाँ के अंदर अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन ये नहीं हो सकता, इसका मतलब न्यूट्रॉन ही निकला होगा। कितना न्यूट्रॉन निकला होगा अभी देखते हैं। बच्चों इधर देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन जिसको मास नंबर कहते हैं ये मिलाकर 236 है। और यहाँ जाए तो यहाँ पर 140 प्लस 94 140 प्लस 94 इन दोनों को ऐड करके देखिए क्या आ जाएगा बच्चों 234। इसका मतलब दो यहाँ पार्टिकल
मास नंबर में 2 की कमी आ रही है, इसका मतलब यहाँ 2 न्यूट्रॉन निकला होगा। ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह इनफैक्ट होना चाहिए 0 n1, ऐसे कितने 2। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ के अंदर बच्चों 2 न्यूट्रॉन निकलने चाहिए, यहाँ ऑप्शन 4। ओके, सिंपल सा सवाल, होपफुली समझ आया होगा। अब बच्चों हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23। कहा गया है अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आई लेंस आर 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर है और आई पीस या आई लेंस का जो यहाँ के अंदर बच्चों हमारा फोकल लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। हमसे कहा गया है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 3 सेंटीमीटर बिफोर द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव के 3 सेंटीमीटर पहले रखा गया है। हमसे कहा गया है फिर आगे बिफोर द ऑब्जेक्टिव एंड इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अच्छी बात है। देन डिस्टेंस बिटवीन दी टू लेंसेज, टू लेंसेज मतलब ऑब्जेक्टिव और आई पीस, जिसको आई लेंस लिखा है, उनके बीच में कितना गैप होगा, उनके बीच की दूरी पूछा गया है। तो बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जहां तक सवाल है, देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जहां तक सवाल है, इसमें 2 लेंसेज हम लेते हैं। एक हमारे पास होगा ऑब्जेक्टिव लेंस जो ऑब्जेक्ट साइड में होगा, दूसरा होगा आई पीस जो कि आई के साइड में होगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ये 2 लेंसेज हैं। अगर यही टेलीस्कोप का केस होता तो ऑब्जेक्टिव बड़ा होता, इसका अपर्चर ज्यादा होता, ये छोटा होता आई पीस, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव छोटा होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में और आई पीस बड़ा होगा अपर्चर। मेरे प्यारे बच्चों कहानी कुछ ऐसे, फोकल लेंथ भी यहाँ आई पीस का ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव। ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये आई पीस है या आई लेंस है। देखो कोई ऑब्जेक्ट रखा है, जिस ऑब्जेक्ट को हम देखने जा रहे हैं वो यहाँ ऑब्जेक्टिव के पास कहीं रखा होगा, और वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, सवाल साफ साफ कह रहा है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 3 सेंटीमीटर बिफोर द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के रेस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बेटा, वो ऑब्जेक्ट यहाँ 3 सेंटीमीटर की दूरी पर कहीं रखा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसको कहेंगे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यूओ। अब देखो इस ऑब्जेक्ट का ये कहीं इमेज बनाएगा, इस ऑब्जेक्ट का बेटा ये कहीं इमेज बनाएगा, और यहां पर ये जो इमेज बनाएगा, सपोज उल्टा इमेज यहां कहीं बना, ये इमेज नंबर 1 इस आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट की तरह अगर काम करेगा तो आई पीस इसका फाइनल इमेज यहाँ वर्चुअल बनाता है, आपको पता होगा वर्चुअल इमेज यहाँ कहीं बड़ा सा बना रहा होगा, ये फाइनल इमेज हो गया। अब देखो यहां से यहां तक का जो सेपरेशन है बच्चों, यहां से लेकर यहां तक का जो सेपरेशन है, देखो इस ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट है और इसके लिए ये क्या है, इमेज है। ये हो गया इमेज का डिस्टेंस, इसको लिखेंगे वीई, ठीक है, माफ करिए वीओ, ऑब्जेक्टिव के रेस्पेक्ट में इमेज का डिस्टेंस। और ये जो इमेज बना, फाइनल इमेज किसने बनाया, इसने बनाया, इसके लिए ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट हो गया, ये हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर किसके लिए, आई पीस के लिए, यूई लिख दिया। और यहां पर ये जो फाइनल इमेज बना, ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बना, और फाइनल इमेज किसने बनाया, आई पीस ने बनाया, तो ये हो जाएगा बेटा वीई, जो कि डी जो 25 सेंटीमीटर के बराबर आएगा, ठीक है। ऐसे हमसे कहा दोनों लेंसेज के बीच में डिस्टेंस कितना है, बेटा अगर हम यूई पता कर लें और वीओ पता कर लें और दोनों को ऐड कर दें, सीधा सीधा दोनों के मैग्नीट्यूड का सम कर दें, तो इन दोनों के बीच का गैप आ जाएगा। चलिए देखते हैं। देखें सबसे पहले हम लोग रूल बेटा यहां अप्लाई कर देते हैं ऑब्जेक्टिव, पहले सबसे ऑब्जेक्टिव के लिए रूल अप्लाई करते हैं, और ऑब्जेक्टिव के लिए अगर रूल अप्लाई करने जाएंगे तो हम लोग ये लिखेंगे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए है। देखिए 1/vo ये कितना है, यही तो निकालना है, हमें नहीं पता ये कितना है, 1/vo माइनस 1/u, इसके लिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये कितने दूरी पर है, सवाल के हिसाब से 3 सेंटीमीटर, ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर -3 लिखेंगे क्योंकि इधर है, ठीक है, इंसिडेंट रे के अपोजिट है।
मेरे प्यारे बच्चों इक्वल टू 1/f हो। ऑब्जेक्टिव का जो फोकल लेंथ है देखिए लिखा हुआ 2 सेंटीमीटर, और ये क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो प्लस। इसको सॉल्व करें, देखिए कितना आता है 1/VO इक्वल टू हो जाएगा 1/2, ये दोनों मिलके प्लस हो गया, उधर गया माइनस हो गया 1/3। इसको सॉल्व करेंगे बेटा 1/6 आ गया। इसका मतलब हुआ कि जो हमारे पास बच्चों यहाँ ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव से के द्वारा जो इमेज बनाया जाएगा इमेज नंबर 1, उसकी दूरी, उसका डिस्टेंस जो यहाँ से होगा वो कितना होगा 6 सेंटीमीटर के बराबर आएगा। ठीक है, 6 सेंटीमीटर के बराबर आएगा। मेरे प्यारे बच्चों अब मुझे दूसरा वाला पार्ट निकालना है यूई। चलिए हम अप्लाई करते हैं फॉर आई पीस। आई पीस के लिए सेम रूल अप्लाई करने जा रहे हैं, तो देखिए 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F, ये सभी आई पीस के लिए लगाने जा रहे हैं। 1/V इमेज की दूरी तो हमें पहले से पता है 25 सेंटीमीटर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 1/-25 हो जाएगा। माइनस 1/UE नहीं पता है, वही पता करने जा रहे हैं। अभी मैंने कोई साइन वाइन यूई के लिए नहीं लिखा, आप चाहो यहीं रख सकते हो, आप चाहो ऐसे रहने दो। अगर यहाँ माइनस यूई लिख लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगर माइनस यूई के जगह पर माइनस यूई लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। इक्वल टू 1/FE। 1/FE बच्चों हमारे पास जो यहाँ पर होगा वो होगा 1/5। 5 को प्लस में लिखेंगे क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का केस। अब देखो 1/UE इक्वल टू हो जाएगा 1/5 प्लस 1/25। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा, ये हो जाएगा 6/25। इसका मतलब बच्चों UE की जो वैल्यू हो गया 25/6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा यहाँ के अंदर 4.16 सेंटीमीटर। तो दोनों लेंसेज के बीच का जो सेपरेशन है, दोनों लेंसेज के बीच का जो यहाँ पर सेपरेशन है बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक का, इस यल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी VO जो भी इसका मैग्नीट्यूड है प्लस UE जो भी इसका मैग्नीट्यूड है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से आ गया 6 और यहाँ से आ गया 4.16, इन दोनों को ऐड किया तो आ जाएगा 10.16 सेंटीमीटर। इसका जो करेक्ट चॉइस इस तरह से हो गया वो हो गया बेटा 10.16 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है, ये था यहाँ का सलूशन बच्चों। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड नहीं था, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए हमारा अगला सवाल यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 24। करिए लिक्विड A and B are at 40 degree C and 30 degree C when mixed in equal masses. The temperature of the mixture is found to be 36 degree C. The specific heats are in the ratio. बेटा देखो सिंपल सा सवाल है, दो लिक्विड हैं, लिक्विड नंबर A और लिक्विड नंबर B। लिक्विड नंबर B, लिक्विड का नाम है B। यहाँ पर लिक्विड नंबर ये जो है, लिक्विड जिसका नाम ये है, ये बच्चों रखा गया कितने डिग्री पर, 40 डिग्री C पर, और दूसरा वाला लिक्विड है बेटा वो 30 डिग्री C पर है। इन दोनों को मिक्सचर में मिलाया गया, इन दोनों को लाकर एक मिक्सचर बनाया गया। तो जो मिक्सचर यहाँ के अंदर बच्चों बन के आया होगा, उस मिक्सचर का टेम्परेचर हाई से कम और लो से ज्यादा इनके बीच में आया, जो कि कितना आया 36 डिग्री C आया। जो मास इसका लिया गया सवाल के हिसाब से वही मास इसका भी लिया गया, दोनों का मास बराबर है। कहा गया कि बताइए स्पेसिफिक हीट दोनों का जो होगा उसका रेशियो क्या होगा। तो देखिए इसमें सिंपली हम लोग बात करेंगे हीट गिवन, जो हीट एक लिक्विड के द्वारा दिया जाएगा इक्वल टू हीट टेकन दूसरे के द्वारा उतना ही गेन किया जाएगा। यहाँ कोई फेज चेंज का केस नहीं, लिक्विड है लिक्विड में ही है, तो सिंपल केस बन गया। 40 से 36 पर जा रहा है तो इसके लिए हो जाएगा मास ऑफ दिस लिक्विड जो कि m है, स्पेसिफिक हीट ऑफ दिस लिक्विड इनटू डेल्टा थीटा। 40 से 36 पर आया तो बड़ा माइनस छोटा कर लीजिए, 40 माइनस 36 इक्वल टू हीट टेकन, जो लो टेम्परेचर पर उसने हीट लिया होगा। यहाँ के अंदर बच्चों इसका भी मास m है, स्पेसिफिक हीट S2 है इनटू डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा इन दी सेंस 36 हो गया, अभी पहले कितना था 30 था, तो ये हमारे पास यहाँ डिफरेंस आ गया।
यम दोनों साइड से बच्चों कैंसिल हो जाएगा, यम से कैंसिल हो जाएगा। यहां पर हमारे पास आ जाएगा यस वन इंटू 4 इक्वल टू यस 2 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 6। और इस तरह से यस 1/यस 2 दोनों की स्पेसिफिक हीट्स का रेशियो 6/4, उसको छोटा बनाएंगे, आ जाएगा 3/2। तो यहाँ का जो रेशियो आ जाएगा बच्चों होगा 3/2। मींस करेक्ट चॉइस हमारे पास होगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए हमारा अगला सवाल यहाँ के अंदर है क्वेश्चन नंबर 25। कहा गया ये बीम ऑफ प्रोटॉन मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 2 × 10⁵ मीटर पर सेकंड। प्रोटॉन की बेटा एक बीम है और वो बीम इस पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। एंटर्स इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला। 2 टेस्ला का एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी परपेंडिकुलर एंट्री कर रहा है। नहीं, परपेंडिकुलर नहीं लिखा है, 30 डिग्री पर एंट्री कर रहा है। ओके, कहा गया देन रेडियस ऑफ हेलिक्स। मेरे प्यारे बच्चों, मान लो कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के ऑब्लिक डायरेक्शन में ऐसे एंट्री लेगा, तो यहां पर मैंने बताया है इसके दो कंपोनेंट वेलोसिटी के हम लोग लेंगे, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। यहां पर ये एंगल अगर थीटा है तो वाई कंपोनेंट की वजह से, वाई कंपोनेंट क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, इसकी वजह से सर्कुलर मोशन होगा, और एक्स कंपोनेंट इसको आगे बढ़ाएगा, इसकी वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो यहां पर बच्चों, यहां पर जो सर्कल बनेगा, सर्कल के लिए उत्तरदायी रिस्पांसिबल हमारा वाई कंपोनेंट होगा। यहां पर इस तरह से एक हेलिकल पाथ बनेगा, ऐसे 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 हेलिकल पाथ बनेगा। सर्कुलर मोशन देने के लिए जिम्मेदार वाई कंपोनेंट होगा, और लीनियर मोशन आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रिस्पांसिबल होगा बेटा एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ओके, हमसे कहा रेडियस ऑफ हेलिक्स यहाँ के अंदर क्या आएगा। तो देखो बेटा, रेडियस ऑफ हेलिक्स निकालने के लिए जाएंगे, सिंपली हम लोग इक्वेशन लगाएंगे। आर की वैल्यू वैसे क्या होता है, एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी। बट यहाँ रेडियस यानी सर्कुलर मोशन देने के लिए जो जिम्मेदार है वो वाई कंपोनेंट है, तो यहाँ वी वाई लेंगे। ये हो जाएगा m इंटू वी इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, जहां थीटा यहां पर बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की दिशा से ओरिजिनल वेलोसिटी के द्वारा बनाया जाने वाला एंगल है, q इंटू बी। चलिए वैल्यू रख लेते हैं। प्रोटॉन की कहानी है, इसका मास मेंशन है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। कितने वेलोसिटी से गया हुआ है, ओवरऑल वेलोसिटी इसकी जो है वो है 2 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। साइन थीटा यहाँ साइन 30 हो जाएगा, और साइन 30 की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाई क्यू बी। प्रोटॉन का चार्ज जो कि होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये प्रोटॉन का चार्ज हो गया, इंटू मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ यहाँ के अंदर बच्चों है 2 टेस्ला, ऐसे, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए 1.6 से कैंसिल हो जाएगा, यहां वाला 2 यहां वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 10⁻⁻27 और 10⁵ और 10⁻, यहां के अंदर 19, इन सबको मिला दें तो यहां पर बचेगा 1/2 इंटू 10⁻⁻3, यही आएगा, ठीक है बेटा। यहां पर 10⁻⁻27 10⁵ से मल्टीप्लाई होगा, 10⁻22 10⁻22 प्लस 22 प्लस 19 करेंगे तो यहां के अंदर बच्चों 10⁻³ आ जाएगा। इसका मतलब हो गया 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। आंसर मिलीमीटर में है तो ये हो जाएगा 0.5 मिलीमीटर, ठीक है बेटा। इसका जो आंसर आ जाएगा 0.5 मिलीमीटर, मतलब करेक्ट चॉइस हमारे पास हो गया ऑप्शन 2। ओके, ठीक है। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कहे हैं एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस इज द वैल्यू ऑफ जी इज सेम एज इन ये 200 किलोमीटर डीप माइन। तो दो जगहों की बात किए हैं, अर्थ का सरफेस है, कर्वेचर है, इसके बच्चों 200 मीटर गहराई में अगर चले जाएं तो यहां पर जो जी की वैल्यू है सपोज G2 है,
और इसके सरफेस से कितने हाइट पे हम चले जाएं, कितने हाइट पे चले जाएं कि यहां पर बच्चों g की वैल्यू वही रहे। ये हमारा g1 मान लो है, ये g2 है, g1 और g2 की वैल्यू बराबर रही, ये हाइट कितना होगा ये हमसे पूछा गया है। ठीक है बेटा, इसको h माने हैं, इसके लिए सिंबल यूज कर लेते हैं h डैश, जो कि 200 है। तो देखो ये हाइट जो है 100-200 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, ये कोई बहुत बड़ा हाइट नहीं है। इसके लिए अप्रॉक्सीमेशन वाला फार्मूला आप लगा सकते हो। देखिए ये डेटा भी दूर दूर है, कोई बहुत सटीक डेटा नहीं है कि एक एक का अंतर हो, आधे आधे का अंतर हो, दूर दूर ऑप्शन है। तो यहाँ पर सीधे सीधे हम लोग लगाएंगे ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी अबव हाइट h इक्वल टू ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी बिलो डेप्थ h डैश। ये दोनों बराबर हैं, बराबर कर दिया। हाइट h पर जाएंगे, अप्रॉक्सीमेशन वाला फार्मूला लगा लीजिए, ये हो जाएगा g, सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू सपोज g है, g 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ h अपॉन r, r यहाँ अर्थ का रेडियस होगा। ठीक है बेटा, यहां पर यह अप्रॉक्सीमेटेड फार्मूला है, यहां पर इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा g, गहराई में जाने पर 1 माइनस h डैश अपॉन r। इसको सॉल्व करेंगे, g दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, हटाएंगे, उसके बाद 1 भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2 टाइम्स ऑफ h बाई r, माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू h डैश डिवाइडेड बाई r। मेरे प्यारे बच्चों इस बार r भी कैंसिल हो गया, इसका मतलब हुआ कि h जो हमारे पास होगा वो होगा h डैश बाई 2, h डैश बाई 2, और h डैश की वैल्यू कितनी है 200, बाई 2 कर लेते हैं तो यहाँ के अंदर कितना आ गया 100 किलोमीटर। इसका जो आंसर होगा बेटा वो होगा 100 किलोमीटर। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 26। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन। ओके, यहां पर बच्चों हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27। यहां पर देखिए x कंपोनेंट दिया है किसी मोशन के लिए, x कोऑर्डिनेट का वेरिएशन टाइम के साथ और y कोऑर्डिनेट का वेरिएशन टाइम के साथ। x y मीटर में है, t यहाँ सेकंड में है। एक्सीलरेशन पार्टिकल का क्या होगा t इक्वल टू 5 सेकंड पर। तो देखो बच्चों पहले तो x कंपोनेंट हमारे पास है 7 टाइम्स ऑफ t प्लस 4 टाइम्स ऑफ t स्क्वायर। एक बार इसको डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास मिलेगा x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो कि होगा dx ओवर dt, dx ओवर dt। इसको डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों तो आ जाएगा 7 t का t के रेस्पेक्ट में 1 प्लस यहां के अंदर हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ t। अच्छा, फिर एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सीलरेशन का x कंपोनेंट हमें मिल जाएगा, इसको हम करेंगे dvx ओवर dt। मतलब इसको डिफरेंशिएट करेंगे 7 इंटू 1 7, यहां पर इसका डिफरेंशिएशन 0, 8t का सिंपली हमारे पास आ गया 8t का t के रेस्पेक्ट में 1, यानी एक्सीलरेशन का जो x कंपोनेंट है वो आ गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां इसको अभी पड़े रहने देते हैं। y कंपोनेंट का क्या होगा, यहां पर बच्चों y इक्वल टू दिया हुआ 5 टाइम्स ऑफ t, एक बार डिफरेंशिएट करते हैं dy ओवर dt, इससे मुझे मिलेगा vy जो कि आ गया 5, और एक बार और करेंगे तो हमें मिलेगा ये y जो कि dvy ओवर dt के बराबर होगा जो कि होगा 0, यानी y कंपोनेंट एक्सीलरेशन का क्या होगा 0। तो एक ही कंपोनेंट बना। ठीक है बेटा, यहां पर इसका मतलब हुआ नेट एक्सीलरेशन जो यहां होगा बॉडी का किसी भी टाइम पे, टाइम तो खत्म ही हो गया, किसी भी टाइम पे देखेंगे अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्मेट में लिखूं तो ऐसे लिखूंगा 8 टाइम्स ऑफ i कैप प्लस 0 टाइम्स ऑफ j कैप, यानी कि एक्सीलरेशन का जो मैग्नीट्यूड यहाँ के अंदर ओवरऑल आएगा सिंपली आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस हुआ बच्चों वो हो गया ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 वुड बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ के अंदर आ गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 28। देखते हैं क्या है। अरे ड्रॉप ऑफ रेन ऑफ वाटर ऑफ मास 2 kg, मास 2g, g फॉर ग्राम यहाँ है, फॉलिंग फ्रॉम हाइट ऑफ 0.5 किलोमीटर hits the ground with speed 30 मीटर पर सेकेंड, देन वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर। मेरे प्यारे बच्चों देखो कोई यहाँ ड्रॉप है लिक्विड का, वाटर का, ये देखिए ड्रॉप है,
यहां से चलना शुरू किया, इसका मास कुछ दिया गया है 2 ग्राम के बराबर है। यहां से चलना शुरू किया और ग्राउंड को जब आके हिट कर रहा है ये, तो हिट करते समय इसकी वेलोसिटी जो आ रही है वो है 30 मीटर पर सेकेंड। दिस इज फाइनल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। यहां पर कहा गया रेजिस्टिव एयर का जो रेजिस्टिव फोर्स है उसके द्वारा वर्क डन क्या होगा। तो पहली बात, जब एयर ये बबल ऐसे मूव करेगा, माफ करेगा, ड्रॉप ऐसे मूव करेगा, तो इसके पास रेजिस्टिव फोर्स जो एयर का होगा ऊपर काम करेगा। तो वर्क डन पहली बात रेजिस्टिव फोर्स के द्वारा अगर पूछा गया तो निगेटिव होगा। इसका मतलब ये पॉजिटिव वाला ऑप्शन खत्म, निगेटिव में आंसर आना है, जो कि 3 आंसर है। अब देखो, जो हमारे पास इनिशियल पॉइंट है ये और जो फाइनल पॉइंट है बी, इनिशियल पॉइंट ये पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी अगर हम निकालेंगे तो यहां पर ये क्षण मात्र के लिए यहां रेस्ट में था, देन इसकी वेलोसिटी बढ़ी होगी। यहां पर बच्चों पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक, काइनेटिक तो यहाँ जीरो है, यहाँ जो भी इसकी एनर्जी है टोटली मैकेनिकल है, जो कि होगा mgh। यहाँ पर बच्चों इसको मैं रेफरेंस लेवल मान ले रहा हूँ। यहाँ पे बच्चों m की वैल्यू दैट इज 2 ग्राम, दिस इज 2 इंटू 10 की पावर -3 किलोग्राम हो जाएगा। g की वैल्यू बेटा यहाँ के अंदर 10 दिया है, और यहाँ के अंदर हमारे पास दिया गया है कि h की वैल्यू, h फॉर हाइट, h की वैल्यू यहाँ के अंदर 0.5 किलोमीटर मतलब 500 मीटर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये 3 जीरो इसको कैंसिल कर देंगे, खत्म, 5 बचा, यहाँ आ गया 10 जूल। जब पार्टिकल या ड्रॉप कह लीजिए यहाँ पे था तो उसके पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी 10 जूल था। अब मैं निकालने जा रहा हूँ टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट फाइनल पॉइंट बी पर। इसके पास यहाँ रेफरेंस लेवल पे आप पहुंचा है, पोटेंशियल जीरो हो गया, काइनेटिक कितना होगा, हाफ टाइम्स ऑफ mv स्क्वायर, हाफ मास के जगह पर हो गया 2 इंटू 10 की पावर -3 दिस मच किलोग्राम इंटू वी स्क्वायर, 30 का स्क्वायर करेंगे 900 आ जाएगा, यहाँ 9 इंटू 10 की पावर 2 आ जाएगा, 900। यहाँ के अंदर बच्चों ये हमारे पास इतना आ गया 9 इंटू 10 की पावर 2। इसको सॉल्व किया जाए बेटा तो यहाँ के अंदर 2 से कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को मिलाएंगे तो आ जाएगा 10 की पावर -1, 0.9 जूल, ये हमारे पास आ गया 0.9 जूल। देखो अगर ये बिल्कुल कंजर्वेटिव रहता, कंजर्वेटिव फोर्स लगता, खाली mg लगता, तो यहाँ अगर कितना था 10 जूल, तो यहाँ भी 10 जूल होता। 10 जूल लेके चला था और यहाँ इसके पास 0.9 जूल बचा। इसका मतलब बाकी जो एनर्जी है वो रेजिस्टिव फोर्स के द्वारा वर्क डन में खर्च हुआ, या यूं कह लीजिए रेजिस्टिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन में खर्च हुआ। तो यहाँ के अंदर बच्चों वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स एयर रेजिस्टेंस के द्वारा जो यहाँ वर्क डन हुआ, पहली बात तो निगेटिव होगा, और जो यहाँ लॉस हुआ उसके बराबर होगा। तो 10 जूल यहाँ था, 0.9 जूल यहाँ बच गया बच्चों, निगेटिव में आंसर आएगा, इसके बराबर होगा ये लॉस। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों ये आ जाएगा -9.1, ये आएगा ना -9.1 जूल, इसका आंसर होगा। तो इस तरह से जो करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए आएगा वो हो जाएगा बच्चों ऑप्शन 1। ओके, ठीक है बेटा, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, हमारा अगला सवाल है, करें ये डम्बेल is placed on a frictionless horizontal table, sphere A is attached to the frictionless pivot so that B can made to rotate about A with constant angular velocity। बहुत बढ़िया, हमसे कहा गया है कि बताइए सर, if B makes one revolution in period P, the tension in the rod। बेटा रॉड को एक स्ट्रिंग की तरह यहां समझ के चलो, इसमें जो टेंशन आएगा ना, इसी टेंशन के बराबर ही फोर्स इसके ऊपर लगेगा, जो कि इस बॉल के ऊपर भी टेंशन फोर्स के बराबर फोर्स लगेगा, और यही फोर्स इसे सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो सिंपली हॉरिजॉन्टल टेबल पे है, ध्यान से समझो, तो हॉरिजॉन्टल टेबल पे mg और उसका नॉर्मल फोर्स तो वैसे भी बैलेंस कर दिया होगा, नेट फोर्स इसके पास टेंशन फोर्स के बराबर ही होगा, जो कि इनफैक्ट सेंट्रीपेटल फोर्स का काम कर रहा होगा। तो यहाँ सोल्यूशन बिल्कुल सिंपल सा है, हमारे पास यहाँ नेट फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर होगा,
और वही यहाँ टेंशन फोर्स भी कहलाएगा। यहाँ बाई फार्मूला mv स्क्वायर अपॉन r कर लो, क्योंकि यहाँ टाइम पीरियड से कोरिलेट करना है, तो इसको कर लेते m r ओमेगा स्क्वायर। ठीक है बेटा, m r ओमेगा स्क्वायर। अब देखो m जो यहाँ है, मास जो है वो कितना होगा, इसके ऊपर निकाल रहे हैं, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ m। r की वैल्यू इसके लेंथ के बराबर होगा जो कि d दिया है, यहाँ के अंदर बच्चों आ गया d। ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई कैपिटल टी का स्क्वायर है, तो यहाँ के अंदर आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर बाई कैपिटल टी का स्क्वायर, और कैपिटल टी के जगह उन्होंने दिया है पी, कैपिटल टी के जगह पर दिया है पी, पी का स्क्वायर हो गया। तो इसका आंसर कितना आ गया, 8 पाई स्क्वायर एम इंटू डी डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर। दिए गए आंसर्स में से अगर मैच कराएं बेटा, तो करेक्ट मैचिंग यहां पर हमें जो दिख रहा है वो है ऑप्शन 2। Option 2 would be the correct matching for this particular question. Now let's enjoy question number next one. देखिए हमारा अगला सवाल यहां पे है, कहा गया द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क ऑफ रेडियस 0.3 मीटर अबाउट इट्स जियोमेट्रिक एक्सिस इज 2 kg मीटर स्क्वायर। बहुत अच्छा। If a force of 15 Newton is applied on the circumference along the tangent, the value of angular acceleration will with respect to the axis will be। मेरे प्यारे बच्चों समझो इसको, एक सर्कुलर डिस्क कोई सा है, कोशिश करते हैं बनाने की। यहां पर बच्चों एक सर्कुलर डिस्क को हॉरिजॉन्टल प्लेन में दिखाने की कोशिश करते हैं। सपोज ये हमारा यहाँ डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क है बेटा, यहां पर एक एक्सिस इसके अंदर से चल रहा ऐसे, जो फोर्स लगाया गया है वो इसके टेंजेंशियली ऐसे फोर्स अप्लाई किया गया बेटा, टेंजेंशियल मैनर में इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया गया है। जो टेंजेंशियल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हुआ है, कहीं भी किसी भी जगह दिखा दें, टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई हुआ है बेटा, ऐसे कहीं दिखा देते हैं, चलो यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स क्या होगा, रेडियस के बराबर, रेडियस के बराबर यहां दिखा देते हैं, थोड़ा विजिबल होगा, टेंजेंशियल अंदर इनफैक्ट होगा ऐसे टेंजेंट के अलावा। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर इसका रेडियस हमको दिया गया है कि इसका रेडियस सर इतना है, ये जो दूरी है दिस वन, ये रेडियस के बराबर होगा। यहां पर फोर्स अप्लाई किया, एक डायग्राम और बना के मैं दिखाता हूं जिससे और स्पष्ट होगा। ये डिस्क है, ये बेटा डिस्क है जो मैंने वहां दिखाया है, फोर्स ऐसे लग रहा है, ये जो फोर्स दिखाया ऐसे लग रहा है, जो कि यहाँ विजिबल नहीं हो रहा कायदे से, और ये एक्सिस हमारा यहाँ से पेन हमारा एक्सिस हो गया, और ये इसकी दूरी हो गई, दिस इज रेडियस, और ये सेंटर हो गया। ठीक है, तो जो इस फोर्स की वजह से इसके ऊपर टार्क लगेगा, उस टार्क की वैल्यू को हम ऐसे लिखेंगे, टार्क इक्वल टू, यहां के अंदर एक तो ऐसे होगा फोर्स इनटू फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और टार्क की एक वैल्यू एमए के हिसाब से मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये की जगह अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन। यहां आपसे पूछा सर एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा, ये होगा एफ आर डिवाइडेड बाई आई। चलिए वैल्यूज रख लेते हैं, सारी चीजें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपको दी गई हैं, बिल्कुल कुछ करना नहीं, रेडीमेड सवाल हो गया। एफ, यहाँ फोर्स जो है बच्चों वो 15 न्यूटन का है, रेडियस, ये रेडियस जो आपको दिया गया है दिस इज 0.3 मीटर, 0.3, दिस होल मच इज डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसी एक्सिस या उसी सेंटर से पास होने वाली ज्योमेट्रिक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, 2 kg मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 4.5 डिवाइडेड बाई 2। इसको बच्चों एक बार और सॉल्व करेंगे आ जाएगा 2.25 रेडियन एंगुलर एक्सीलरेशन है पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन मैच करा लीजिए, ऑप्शन यहाँ जो मैचिंग का होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए हमारा अगला सवाल यहां के अंदर है, कहा गया सर्कुलर डिस्क इज रोलिंग ऑन ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, इट्स टोटल काइनेटिक एनर्जी इज 150 जूल, व्हाट इज इट्स ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसके ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। बच्चों रोलिंग मोशन वैसे तो आपके सिलेबस से निकल गया है, लेकिन छोटा मोटा सवाल जान लीजिए,
रिलेट करना आसान रहेगा, शायद उसीलिए दिया गया होगा। यहां के अंदर बच्चों देखो, रोलिंग मोशन में जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी इक्वल टू होगा ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस यहां के अंदर आ जाएगा के बाई आर का होल स्क्वायर, या कह सकते हो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ऐसे ये यहाँ रेडियस ऑफ माफ करिएगा, रेडियस ऑफ गायरेशन होता है, और आर यहाँ एक्चुअल रेडियस है। के टी यहाँ ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी है और के टोटल है। सवाल के अंदर उन्होंने कहा टोटल जो काइनेटिक एनर्जी है 150 है, ट्रांसलेटरी वाला आपसे पूछ रखा है। देखो डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हम लोग लिखते हैं वो लिखते हैं यहां पर कोई भी बॉडी हो एम के स्क्वायर, और उसी को डिस्क के लिए लिखेंगे तो आ जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर। तो बेटा यम कैंसिल करने के बाद यहां पर के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की जो वैल्यू डिस्क के लिए आएगा 1/2 हो जाएगा। और अगर ये 1/2 है यहां लिख देते हैं, यहां पर हमारे पास हो जाएगा 150 इक्वल टू के टी और यहां मल्टीप्लाइड बाई 3/2। मेरे प्यारे बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। के टी ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी यहां पर हो गया 300/3, कितना हो गया 100 जूल। यहां के लिए करेक्ट चॉइस जो हमारे पास आ गया हो गया 100 जूल, मतलब ऑप्शन 2। समझ आया बच्चों? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा जो अगला सवाल है बच्चों वो है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है इफ सडनली ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड इट बिकम्स 0 देन सैटेलाइट विल, तो सैटेलाइट क्या करेगा? मेरे प्यारे बच्चों मान लो यहां पर अर्थ की बात किया है, अर्थ के चारों तरफ कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा हो, ठीक है, रिवॉल्विंग अराउंड इट। यहां पर पहले तो हम डायग्राम बना दे, ये हमारी धरती मैया है, ये अर्थ है, ठीक है बेटा। इसके चारों तरफ कोई सैटेलाइट मान के चलेंगे किसी सर्कुलर पाथ पे ऑर्बिट पे ऐसे चल रहा होगा, ठीक है, यहां पर ऐसा हम मान के चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे चल रहा होगा। ये एक सर्कुलर रास्ता मैंने बना दिया, इस ट्रैक के ऊपर कोई सैटेलाइट मूव कर रहा होगा। देखो देखिए बच्चों, ये इसका सर्कुलर ट्रैक का रेडियस हो गया, जो भी रहा हो। कोई सैटेलाइट सपोज करिए किसी भी पोजीशन पे, मान लीजिए यहां ये ऐसे जा रहा है, एक पोजीशन कोई दिखा देते हैं, मान लीजिए सैटेलाइट बच्चों यहां पर मूव कर रहा हो, इस समय सैटेलाइट यहां से गुजर रहा हो। सैटेलाइट का ऑर्बिटल वेलोसिटी टेंजेंशियली ऐसे देखने को मिलेगा हमें इस समय, और इस समय इसके ऊपर लगने वाला जो सेंट्रीपेटल फोर्स होगा वो इसके रेडियस के अलोंग ऐसे देखने को मिलेगा। यहाँ सेंट्रीपेटल फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा ये प्राप्त कर रहा होगा वो ऐसे लग रहा होगा, और यहाँ पर बच्चों ऑर्बिटल वेलोसिटी इसकी यूं होगी ऐसे टेंजेंशियली। अब इसके मोशन को मिलकर दो चीजें डिसाइड कर रही हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स से मिल रहा है, और यहाँ ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब ये अगर मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स अचानक से खत्म हो जाए, कहा गया है ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाए, सडनली खत्म हो जाए, तो ऐसे केस में क्या होगा? अगर ये खत्म हो गया तो मोशन को केवल वेलोसिटी डिसाइड करेगा। अगर ये खत्म हो गया तो मोशन कराने के लिए जिम्मेदार केवल वेलोसिटी होगा, न्यूटन का रूल फॉलो होगा कि अगर बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो वो जिस रास्ते पर चल रहा था, जिस वेलोसिटी से चल रहा था, उसी रास्ते पर चलता जाए। रास्ता क्या होगा? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इसके मोशन को केवल और केवल वेलोसिटी डिसाइड करेगा। तो बेटा यहाँ इसका मोशन स्ट्रेट लाइन होगा, टेंजेंशियली ये उसी रास्ते पर, उसी लाइन पे निकल जाएगा जिस पे उस समय रहा होगा। तो पहला करेक्ट, कंटिन्यू टू मूव इन ऑर्बिट विथ द सेम वेलोसिटी। नहीं सर, ऑर्बिट में तो नहीं चल पाएगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन करने के लिए देयर इज नीड ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स एंड सेंट्रीपेटल फोर्स विल बी एब्सेंट इन दिस पर्टिकुलर केस, क्योंकि यहां पर बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स ही खत्म हो गया है। समझ आया? इस तरह से दूसरा ऑप्शन कह रहा है मूव टेंजेंशियली टू द ओरिजिनल ऑर्बिट विथ द सेम वेलोसिटी। यहां पर मूव टेंजेंशियली टू द ओरिजिनल ऑर्बिट के टेंजेंशियली मूव करेगा सेम वेलोसिटी से, ये बात सही हो गई। ठीक है, यहां के लिए करेक्ट चॉइस हो गया ऑप्शन 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
बेटा अगला सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया वाटर कॉलम प्रेशर ऑफ 10 atm इज अप्लाइड ऑन दी ग्लास स्लैब। अच्छी बात है। फाइंड फ्रैक्शनल वॉल्यूम कंप्रेशन बल्क मॉडुलस यहां के अंदर दिया गया है इतना है। आपको पता है बच्चों बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू हो जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया, यहां प्रेशर के सिमिलर हो जाता है और यहां हो जाता है डेल्टा वी बाई वी। इनफैक्ट यहां माइनस में लिखते हैं। फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पूछा गया हमसे, क्या होगा इसका मतलब ये पूरा पूछा गया है डेल्टा वी बाई वी। ये फ्रैक्शनल चेंज माइनस लिखो ना लिखो आपके ऊपर है, ठीक है। यहाँ के अंदर जब प्रेशराइज करेंगे तो वॉल्यूम इनफैक्ट डिक्रीज होगा थोड़ा सा, और वॉल्यूम डिक्रीज अगर होगा तो उसी लिए यहाँ माइनस साइन लगाया जाता है। यहाँ के अंदर बच्चों ये हमारे पास हो जाएगा P बाई बी। P की वैल्यू कहा गया है कि जो प्रेशर अप्लाई किया गया 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगभग अगर अप्रॉक्सीमेट में कैलकुलेशन करें तो लगभग 1 × 10 की पावर 5। ऑप्शन दूर दूर है तो अप्रॉक्सीमेट ही कर लेते हैं। यहां पर होगा 1 × 10 की पावर 5, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल प्रेशर आ गया, डिवाइडेड बाई बी। बी फॉर बल्क मॉडुलस जो आपको दिया है 40 × 10 की पावर 9। बच्चों इसको सॉल्व करें तो ये 4 बार गया, हमारे पास आ गया फ्रैक्शनल वॉल्यूम चेंज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -5, ठीक है भाई। -4 हो जाएगा, माफ करिएगा, -, यहां के अंदर 4 ऐसे। और 1/4 को हम लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू 1/4 0.25 इंटू 10 की पावर -4। 0.25 को लिखेंगे 2.5 इंटू 10 की पावर -1 और -1 पावर यहां भेज दें तो ये -5 हो गया। दिस विल बी द फ्रैक्शनल वॉल्यूम चेंज इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगर ऑप्शन को हम देखें तो करेक्ट मैचिंग यहां पर मुझे दिख रहा ऑप्शन 2, ठीक है। ओके बेटा, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन यहां पे है क्वेश्चन नंबर 34। करा वर्नियर कैलिपर हैज 10 डिवीजन ऑन दी वर्नियर स्केल। बहुत अच्छी बात है, वर्नियर स्केल पर टोटल 10 डिवीजन है। विच coincides with 9 डिवीजन ऑन दी मेन स्केल। हमसे कहा गया है लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज 0.2 मिलीमीटर। इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जो है वो 0.2 मिलीमीटर का। रीडिंग ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन, मतलब एक मेन स्केल डिवीजन का लेंथ पूछा गया कितना होगा। तो बेटा देखो, सब लोग देखो, जब हम वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट निकालने जाते हैं तो ऐसे लिखते हैं 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। मैंने कहा था कि आप लोग ये वाला फार्मूला अप्लाई करिएगा तो गलती नहीं होगी। एक और होता है जिसमें कभी सही भी हो सकता है कभी गलत भी हो सकता है। 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब यहां पर उसने कहा है कि 10 डिवीजन जो वर्नियर स्केल पे हैं वो 9 डिवीजन मेन स्केल से कोइंसाइड कर गए हैं। तो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन दिस इज इक्विवेलेंट टू 9 मेन स्केल डिवीजन। देन 1 मेन स्केल डिवीजन विल बी हाउ मच। 1 मेन स्केल डिवीजन यहां के अंदर बच्चों हमारे पास जो होगा 9 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो 1 मेन स्केल डिवीजन यहां के अंदर या 1 वर्नियर स्केल डिवीजन निकालने तो ज्यादा उचित रहेगा। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू आ जाएगा 9/10 टाइम्स ऑफ मेन स्केल डिवीजन। ओके, लाइए यहां रखते हैं। यहां पर बच्चों हमारे पास हो जाएगा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस ऑफ 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का मतलब 9/10 टाइम्स ऑफ मेन स्केल डिवीजन। इसको सॉल्व किया तो आ गया 1/10 टाइम्स ऑफ मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। लीस्ट काउंट यहां पर मैंने लिख रखा है। लीस्ट काउंट की वैल्यू सवाल में दिया 0.2 मिलीमीटर, तो यहां रख देंगे 0.2। मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू इस तरह से आ गया 10 × 0.2, 10 × 0.2 यानी 2 मिलीमीटर। यहां पे बच्चों मेन स्केल डिवीजन का जो लेंथ होगा वो 2 मिलीमीटर के बराबर होगा। यहां पर करेक्ट चॉइस हमारे पास आ गया ऑप्शन 3, ठीक।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखें हमारा अगला सवाल यहां पे है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है वाटर एंड ऑयल आर पोर्ड इनटू द टू लिम्स ऑफ ये यू ट्यूब कंटेनिंग मरकरी। इसके अंदर बेटा मरकरी है, ये देखिए यहां पर मरकरी भरा हुआ है, ठीक है, और एक साइड से वाटर और एक साइड से ऑयल डाल दिया गया। ठीक, हमसे कह रहा है द इंटरफेस ऑफ द मरकरी एंड लिक्विड आर एट द सेम हाइट। मरकरी मरकरी और वाटर का जो यहाँ ऑयल, फिर से पढ़ लेते हैं, द इंटरफेस ऑफ मरकरी एंड लिक्विड। मरकरी और लिक्विड का जो इंटरफेस यहाँ के अंदर, लिक्विड इधर वाले को, ये बेटा देखो एक ही लेवल पे यहाँ पे आके मिल रहा है। इस पॉइंट को उसने ये लिखा, इस पॉइंट को बी लिखा है। तो ऐसे केस में क्या होता, मैंने आपको बताया है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सेम लेवल पे सेम होंगे, चाहे इधर से देखो या इधर से देखो। हमसे कहा गया है कि बताइए H2 अगर यहाँ 20 सेंटीमीटर के बराबर है और रिलेटिव डेंसिटी ऑयल की 0.9 है, देन वैल्यू ऑफ H1 यहाँ के अंदर क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो बेटा सब लोग समझो, यहां पर टोटल प्रेशर जो होगा पॉइंट ये पर, ये हम लिख देते हैं H1 D किसका, वाटर का, इंटू G। और टोटल प्रेशर पॉइंट बी पर, ये वाले कॉलम का प्रेशर यहां पड़ेगा। यहां पर हमारे पास होगा H2 डेंसिटी, किसकी डेंसिटी, ऑयल की डेंसिटी इंटू G। यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हमें प्लस करके लिखना चाहिए था, यहां भी लिखना चाहिए था, लेकिन उसको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब भी ऐसा सवाल होता है दोनों साइड से आता है और कैंसिल हो ही जाता है। ठीक है बेटा, देखो यहां पर हमारे पास G दोनों साइड से, G बेटा यहां दोनों साइड से हो जाएगा कैंसिल, G दोनों साइड से यहां कैंसिल हो गया। हमसे पूछा कि सर H2 हमको दिया है, H1 पूछा है, H1 की वैल्यू हो जाएगा H2 मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी ऑफ ऑयल डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। इसी को रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये H2 जो हमारे पास है दैट इज 20 सेंटीमीटर, ऑयल की डेंसिटी वाटर के रेस्पेक्ट में, जिसको रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं, 0.9 दिया है, 0.9, तो ये हो गया 2 इंटू 9 लिख सकते हैं, यानी 18 सेंटीमीटर। हमने H2 को सेंटीमीटर में लिया था, तो मैं फाइनल आंसर सेंटीमीटर में ही मिलना है। तो इसका सही जवाब हो गया 18 सेंटीमीटर, ऑप्शन हो गया ऑप्शन 1। ठीक।